जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूं दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भाई ये जो चैप्टर है ये इस टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी का। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमारे देश का जो रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया है, उसमें विकास करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, कौन कौन सी योजनाएं बनाई, कौन कौन से ऐसे आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो रूरल रीजनल बैंक्स हैं जो हमें लोन दे सकते हैं, किसानों की स्थिति कैसी है, रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या कमियां रही, कौन कौन से हमने अचीवमेंट किए, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमें सुनने को मिलती हैं। तो इसी पे बेस कुछ केस स्टडीज मैं आपके लिए लेके आया हूं और ऐसी केस स्टडीज एग्जाम में 100% चांस है कि आपकी आ ही जाएंगी। और उन केस स्टडी को सॉल्व करना कैसे है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द क्वेश्चंस फर्स्ट। केस स्टडी 1 क्या कह रही है दोस्तों, देखो तो क्या कहती है हमारी पहली केस स्टडी। भाई देख सकते हो आप लोग, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन करने हैं, इस पूरे तामझाम को पढ़ना है। इस केस स्टडी में क्या कहना चाह रहा है भाई, तो जनरेटिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इज सेंट्रल टू सस्टेन पॉवर्टी रिडक्शन एज द लेबर इज द मेन एसेट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पुअर। मतलब अगर आप रोजगार बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली गरीबी दूर हो जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट्स टू लेबर मार्केट। भाई सिंपल सी बात है, लेबर मार्केट में अगर लेबर को काम मिल रहा है तो गरीबी ऑटोमेटिकली कम होगी। कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है आपकी रोजगार देने की। रोजगार अगर है तो गरीब नहीं होगा, तो गरीबों को रोजगार मिल जाए तो भाई उनको 2 रोटी का इंतजाम आराम से हो जाएगा। रूरल हाउस होल्ड्स, अब बात कर रहे हैं यहां पर जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो मेनली किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं अपना जीवन जीने के लिए। अब इट इज नाउ हमें यह पता लग रहा है कि जो एक्सपेंशन ऑफ रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द इनकम्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड। अब उन गांव देहात के क्षेत्रों में इतनी सारी एमिनिटीज तो है नहीं, तो हम सारी फैक्ट्रीज वगैरह को तो वहां पर लेके जा नहीं सकते कि भाई उनको रोजगार मिल जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, हमें बहुत सारी रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर ले जानी चाहिए। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो फार्म से रिलेटेड तो हो लेकिन उनमें जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकें, जितना वो एग्रीकल्चर में कर सकते हैं उससे भी ज्यादा। जैसे इसमें पशुपालन वगैरह, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कि आप भेड़ पाल लो, दूध के लिए गाय और भैंसे वगैरह इनको आप पाल लो, और आप भेड़ के लिए भेड़ में ऊन वगैरह निकलेगा आपका, बकरा मुर्गी पालन, ये सब इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, ये सब आप कर सकते हो। तो उन सब की तरफ ले जाना चाह रहा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज की तरफ ले जाना चाह रहा है। अच्छा जी, तो अगली बात क्या कह रहा है इसमें, रूरल, देखो जी आगे डाइवर्सिफिकेशन पे, ये बहुत जरूरी है। किन रीजंस की वजह से, कि भाई इकोनॉमी के अंदर जो डेमोग्राफिक प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब डेमोग्राफिक प्रेशर का मतलब होता है कि एक ही एरिया पे ज्यादा लोगों का रहना जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। कैसे भाई, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इन इंडिया विद इट्स शेयर ऑफ 30%। भाई टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर तो सिर्फ 30% है। देखो यहां पर भी भीड़ बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, 30% जीडीपी है, लेकिन एग्रीकल्चर पे बर्डन है 60% वर्कर्स का। मतलब खेती में काम तो कर रहे हैं 60% लोग और कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश की इनकम का सिर्फ 30%। तो ये बड़ी समस्या की बात है। अब हमें क्या करना चाहिए, जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। क्यों भाई, क्यों कम है, क्योंकि ज्यादा लोग कम जगह पे काम कर रहे हैं, तो बेरोजगार तो होंगे ही होंगे। जहां जरूरत है 4 लोगों की वहां कर रहे हैं 40 लोग काम, जिसे कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। देयरफॉर, अच्छा जी, अर्बन एरियाज हैव देयर ओन प्रॉब्लम, डेमोग्राफिक प्रेशर। उनके पास जो शहर वगैरह है उनके पास और प्रॉब्लम है कि भाई शहर में जो लोग रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन जो लोग गांव में रह रहे हैं दोस्तों वो भी शहर में जाके रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां समस्या हो रही है किस चीज की। अच्छा, एज अ रिजल्ट द रूरल नॉन फार्म सेक्टर बिकम्स एन एस्केप रूट फॉर द एग्रीकल्चरल वर्कर। भाई जो खेती करने वाले लोग हैं अगर शहरों में जाकर रहने लग जाएंगे तो माइग्रेशन होने लगेगा। माइग्रेशन एक्सपेंसेस में बहुत नुकसान होने वाला है देश का भी और उन लोगों का भी।
तो भाई इन लोगों के पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि ये नॉन फार्म एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लें भाई, in order to increase wages in agriculture and to shift the worker to more productive area, rural diversification is advocated. भाई इसी की वकालत करेंगे हम. However, diversification may not be always benefit the poor, vulnerable section. For example, diversification may affect the women as men shift to non-agriculture activities. और जो वुमेन है उनको तो दोबारा से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही रहना पड़ेगा. मतलब जरूरी नहीं है कि इसका बेनिफिट एक ही सेक्शन को मिल जाए. भाई अगर यहां पर मैन और वुमेन दोनों को बेनिफिट मिल रहा होता तो हम कहते कि डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पा रहा है. भाई जो मैन है वो तो आराम से दूसरी डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज में चले जाएंगे, लेकिन वुमेन्स जो है वो नहीं जा पाएंगे. तो ये हो गया हमारा इस केस स्टडी का सार, इसेंस. अब क्वेश्चंस में देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी बातें वो हमसे पूछ रहा है. भाई तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है मेन रीजन क्या है लो प्रोडक्टिविटी का हमारे इंडिया एग्रीकल्चर में, इस ऊपर वाले पैसेज के हिसाब से बताओ. पहली चीज, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. भाई ये तो सही बात कह दी इसने, छिपी हुई बेरोजगारी की तो बात कर रहा था कि लोग हैं ज्यादा और जमीन है कम और उस पर सबके सब काम कर रहे हैं. अच्छा जी दूसरा देख लेते हैं, क्या पता दूसरा हो, बट आंसर यही होना चाहिए फिलहाल अभी. लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. भाई ऊपर वाले पैराग्राफ में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात तो नहीं की है, तो ये तो नहीं हो सकता. लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स, फंड्स की बात तो की नहीं यहां पर, ये भी नहीं हो सकता. लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी बात भी नहीं करी. मतलब यहां पर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि 30%, 60%, कम जमीन, ज्यादा लोग, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रांसफर. इट मींस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही ऊपर वाले पैराग्राफ के हिसाब से हो सकता है. तो ए ही हमारा सही, बहुत बढ़िया, ए हमारा सही आंसर आ गया. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. द डायनेमिक लिंकेज दैट नॉन फार्म सेक्टर कंसीडर ब्रॉडली कवर्स एग्रो प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, फिशिंग, एनिमल. बिल्कुल सही कह रहा है. ये कह रहा है कि जब हम नॉन फार्म सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या मिला सकते हैं. बहुत, ये सब कुछ आ सकता है भैया. आप एग्रो प्रोसेसिंग में जा सकते हो, दालों को पॉलिश करके करो. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लेदर, टूरिज्म, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, सब चीजें एकदम बिल्कुल इसके अंदर आती है नहीं आती हैं? हाँ जी बिल्कुल आती हैं. तो यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. तो सेकंड का आंसर आ गया ए. ये सारी एक्टिविटीज हमारी नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर आएंगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे दोस्तों. अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे. डैश इमर्ज एज एन एस्केप रूट. भाई पैराग्राफ में एकदम लंबी लंबी लाइन लिखी हुई है. जॉब इन द सर्विस सेक्टर नहीं है, नॉन फार्म सेक्टर लिखा हुआ है, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, यही है हमारे लिए क्या? स्केप रूट है. ये सी वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि फार्मर क्या बन जाए जी, मनी लेंडर बन जाए और महंगा लोन देना शुरू कर दें. गलत बात. तो देखो जी ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ था. और बच्चों की खास बात क्या होती है कि कभी कभी ऑल ऑफ द अबव देख के सोचते हैं अरे आंखें बंद करो ऑल ऑफ द अबव भी होगा. भाई साहब ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी. आंखें बंद नहीं करनी. देखो यहां पर ऑप्शन भी पढ़ लिया करो. ये क्या कहना चाह रहा है, हो सकता है आपको यहां तो लग भी जाए एक बार को आंसर कि भाई जॉब मिल जाए अगर तो सर्विस सेक्टर में तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वो किसान जो है मनी लेंडर बन जाए और सबको महंगे पे ब्याज देने में, महंगे पे देने लग जाए लोन और ब्याज कमाए दबा के. तो ये तो गलत बात है. तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका पार्ट. एस्केप रूट एग्रीकल्चर वर्कर्स का ये थोड़ी है कि भैया किसानों को, दूसरे किसानों को लोन देने लग जाओ या दूसरे लोगों को लोन देने लग जाओ. तो गलत बात. ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, बी इसका सही आंसर है. भाइयों और बहनों आंसर दिखाइए. बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है. इन सर्च ऑफ द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर हैज बीन अ माइग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीरियस डेमोग्राफिक चैलेंज हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सच चैलेंजेस. इनकरेक्ट, तो आप ये मान के चलो कि भैया इनकरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ है. ठीक है जी, इसे ऐसे पढ़ो. इसकी जगह पे क्या लिख लो आप, करेक्ट लिख लो इसकी जगह पे आप. तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं जी, करेक्ट लिख लिया हमने. अच्छा दिखाई भी नहीं देगा, यहाँ पर हाईलाइट हो रखा है इसलिए. चलो यहाँ लिख लेते हैं
जो करेक्ट लिखा है, फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट वाले टिक करो, जिस पर टिक नहीं लगेगा वो इनकरेक्ट वाला आंसर हो जाएगा हमारा। वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, ये तो करेक्ट है। अगर ज्यादा लोग रहने लग जाते हैं तो वेस्ट को कहा भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना उनका वेस्ट निकलेगा, उनका उतना कूड़ा निकलेगा। भैया दिल्ली में जाकर देखो, गाजीपुर पे कितना बड़ा कूड़ा घर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिल्ली में कूड़े घर है जो गाजीपुर की टक्कर लेने को तैयार है भैया। तो भैया बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। इनसफिशियंट वाटर, हाँ जी, पानी की समस्या भी आने वाली है। अगला है हाई एनर्जी कंजम्पशन एज एक्सरबेटेड बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। भाई सिंपल सी बात, ये वाली भी बात एकदम सही है कि एनर्जी कंजम्पशन होगी तो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट होगा हमारा एनर्जी का कंजम्पशन, इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी कंजम्पशन। गेटिंग अ हाईली पेड स्किल जॉब, ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे लोग वहां पर रहेंगे तो हर आदमी को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे नौकरी करने के लिए। क्या ये बात सही है? गलत, ये वाली बात गलत है। तो यही हमारा आंसर है। अब हमें जरूरत नहीं है इस इनकरेक्ट को हटाने की दोस्तों, आ गया हमारा आंसर। तो क्या आ गया भैया? डी आंसर आ गया। समझ गए ना क्या आंसर हो गया हमारा? तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्त। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन की बात कर रहा है। देयर इज अ नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन विच इन्वॉल्व्स नॉट ओनली अ चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, बल्कि वर्क फोर्स को हमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में ले जाना है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो कह रहा हूं कि भैया ऐसा होना ही होना चाहिए। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, ऐसा क्यों होना चाहिए? अब यहां लगा देता हूं मैं बिकॉज। भाई असर्शन और रीजन का पढ़ने का तरीका होता है। बिकॉज इनकम इन एग्रीकल्चर कॉज्ड बाय फैक्टर लाइक क्रॉप, ये वो दुनिया भर की चीजें। कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसानों को दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन होता है और किसान इसका फायदा उठा सकता है। तो ये भी बात एकदम ट्रू है, ये भी बात एकदम ट्रू है। और ये पूरी की पूरी लाइन बिकॉज बनाने के बाद एकदम सेट बैठ रही है। तो भैया आपका ए आंसर हो जाना चाहिए। मतलब असर्शन और रीजन करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि ए ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो फॉल्स है तो सीधा डी आंसर हो गया, क्योंकि असर्शन फॉल्स हो गई तो एक ही ऑप्शन होता है डी वाला, असर्शन ए इज फॉल्स। अच्छा जी, अगर वो ट्रू निकली तो फिर आपने बी देखा, मतलब रीजन देखा आपने कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो सी आंसर हो गया। अगर ये ट्रू है तो बिकॉज लगाओ आंसर। अगर पूरी स्टेटमेंट एकदम आपको लग रहा है कि हाँ बिकॉज की ही कमी थी यहां पर, तो समझ जाना कि आपका ए आंसर आ जाएगा। कंप्यूटर टीचर आंसर बताइए, ए इज द करेक्ट आंसर। अब भाई 5 क्वेश्चन एक केस स्टडी पे आते हैं, एक और करके देखते हैं। अभी हमारा पेट नहीं भरा है। दूसरी केस स्टडी देखो क्या कहना चाह रहा है। डायरेक्शन है कि भाई रीड करो और ये सब चीजें बताओ, हमें तरीका बताया। 5 क्वेश्चन के आंसर दे दो। 3 stages फार्मर इन इंडिया टेकन रिसोर्स टू डेट। भाई देखो बहुत लंबे टाइम से फार्मर्स का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। इन द अर्लियर टाइम्स द सेम वॉज इनफॉर्मल सोर्स। फार्मर हमेशा उधार लेता हुआ आ रहा है और नुकसान करता हुआ आ रहा है। आजादी के बाद से सरकार ने बहुत सारे एफर्ट लगाए और बहुत सारे फॉर्मल सेक्टर, देखो यहां बात कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर की, इन लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट करा। फार्मर्स बोरो नॉट ओनली टू मीट देयर इन्वेस्टमेंट नीड्स बट ऑल्सो टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स। मतलब किसानों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पेट भरने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार उनकी फसल ठीक से नहीं बिक पाती है। तो अनसर्टेनिटी होती है उनकी इनकम में। फैक्टर्स लाइक क्रॉप फेलियर, फसल नहीं हो पाई, भाई है तो मौसम, जमीन, धूप, इन सब पे डिपेंड करने वाली चीज है। पानी नहीं बरसा ठीक से, इररेगुलर रेनफॉल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर टेबल, भाई जो जमीन के नीचे वाला पानी है वो नीचे चला गया। लोकस्ट, टिड्डे वगैरह ने अटैक कर दिया। अदर पेस्ट अटैक, दीज रीजंस पुश देम इनटू द क्लचेस ऑफ द प्राइवेट मनी लेंडर हु चार्ज, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और ये माइजर सिचुएशन में आ जाते हैं। एक्सॉर्बिटेंट रेट, एक्सॉर्बिटेंट, कितना बेहतरीन वर्ड लिखा हुआ है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। एक्सॉर्बिटेंट की जगह मैं आपको कहूंगा इसका मतलब है हाई रेट। हाई रेट, ये क्या है जी? हाई रेट ऑफ टैक्स, एक्सॉर्बिटेंट। तो
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वेरियस गवर्नमेंट इन इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट रीजंस। अच्छा, बोलने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि भाई बोलते बोलते हमारा मुंह सूख जाता है कई बार, तो वर्ड भी स्लिप हो जाते हैं हमारे मुंह से कई बार, आता है हमें, ऐसा मत समझना। इंट्रोड्यूस डेट वेवर स्कीम। तो भाई सरकार क्या करती है, बहुत सारी वेवर स्कीम ला देती है किसानों के लिए। भैया आपका लोन हम माफ कर देंगे क्योंकि आप बहुत दयनीय स्थिति में हो, आपको दिक्कत हो रखी है, सरकार आपकी मदद कर नहीं पा रही है, आपका फसल उग नहीं रहा है, तो ऐसा करो आप लोन मत देना, जो आपने लोन लिया था उसे माफ कर देंगे। These schemes are used by government as a quick means to extricate farmer from their indebtedness। उधार से बचा लिया, लेकिन ये प्रोसेस आने तक ना कई किसानों को अपनी जान देनी पड़ती, ये बहुत गलत है हमारे देश के अंदर। जब तक वो मुद्दा उछलता नहीं है तब तक उस पर कार्रवाई होती नहीं है, तो ये गलत है भाई। हेल्पिंग टू रिस्टोर देयर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। अब भैया उनको हेल्प की जा रही है और वो थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में आ जाए। कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ सच डेट रिलीफ स्कीम आर वाइडली डिबेटेड टॉपिक अमंग द इकोनॉमिस्ट। ये कह रहा है कि लोग कहते हैं कि भैया आपने लोन तो माफ कर दिया, अब उसका बर्डन कौन भरेगा? मिडिल क्लास भरेगी, मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास, कौन भरने वाला है भाई? तो कौन बढ़ेगा भाई? सब लोगों पे बर्डन पड़ने ही वाला है उसका, देश के विकास की गति रुकेगी इसकी वजह से। तो लोग बड़े नाराज होते हैं कई बार इससे, लेकिन भाई वो देश का किसान है, वो हमारे लिए खाना पीना उगा रहा है। जब आप तोपे, हथगोले, एटम बम, मिलिट्री पे इतना खर्चा कर सकते हो तो देश के किसान पे भी थोड़ा खर्चा कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है किसानों का लोन माफ करने में। हाँ, क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए और इसमें एकदम कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जिसको जरूरत है उसी का माफ होना चाहिए, जो किसान ऑलरेडी अमीर है उसका नहीं माफ होना चाहिए। इसके लिए कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे भाई अमीरों का नहीं, गरीब किसानों का ही माफ हो, तो देश का भला ज्यादा अच्छे से होगा। मतलब इंटरनल चेक बड़ा जरूरी है। यहां पर इंडिया मात खा जाता है, पॉपुलेशन इतनी है कि हम यही नहीं चेक कर पाते कि हम सही आदमी को बेनिफिट दे रहे हैं या फिर गलत आदमी को बेनिफिट दे रहे हैं। कई बार हमारा बेनिफिट जाता तो है बट वो सही आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत से गलत आदमी को भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको रोकने की कोशिश सरकार जी को करनी चाहिए भाई साहब। कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि सच स्कीम्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर, while other argue that these schemes add to the fiscal burden of the government। कुछ कहते हैं कि भाई फार्मर के लिए अच्छा है, कुछ कहते हैं देश पे बर्डन बढ़ेगा। कुछ ये कहते हैं कि these schemes में develop the expectation of repeated bailout among farmer which may spoil the credit culture among the farmer। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार फार्मर की आदत बिगड़ जाती है। वही मैं कहना चाह रहा था, एक बार माफ हो गया, दो बार माफ हो गया, अब किसान सोचता है कि लोन लेते रहो, आराम से बैठे रहो, एंजॉय करते रहो, माफ होता रहेगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो हर कैटेगरी के लोग हैं, कुछ मजबूर किसान है जिनका होना चाहिए, कुछ बदमाश किसान है ऐसे वाले जो लेते रहते हैं, उनको पकड़ के ऐसे ऐसे गर्दन पकड़ के जेल में कान ऐठे डालने, चल जेल में चल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं है तो उनको नहीं देना चाहिए। तो ये हमारे पैराग्राफ में सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1। अरे भैया देखो पूरा लेंस लेके ढूंढने में लगे हुए हैं हमारे भैया, क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन मार्क पे, पूरा बकायदा एकदम जेम्स बॉन्ड बन गया। तो देखो भाई क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय। तो भाई फार्मर की लाइफ में अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है भाई? तो इसके पीछे क्या रीजन है कि भाई उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, उसके पास काम करना ही नहीं आता उसे, नन ऑफ द अबव, या फिर बारिश ठीक से नहीं होती है। बच्चों ये वाले आंसर भी लगभग सही से लग रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इसकी वजह से भी हो सकती है। पर जैसा कि हम पिछले पैराग्राफ की बात करें, इस केस स्टडी की बात करें जो हमने ये सब पढ़ा, इसमें कहीं पर भी लोन ना देने की बात नहीं की गई है, लोन देने और लोन को माफ करने की बात की गई है। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से बच्चों लोन वाले पॉइंट को आप आंसर में नहीं डाल सकते, और स्किल तो किसान के पास है तो ये भी नहीं डाल सकते। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से मेन रीजन क्या आता है भाई कि इंडिया में रेनफॉल की समस्या है, और ये पैराग्राफ में हमारे केस स्टडी में चौथी पांचवी लाइन में मेंशन भी है कि रेनफॉल नहीं हो रहा ठीक से। तो भैया ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ जाओ जी, अब केस स्टडी में आंसर केस स्टडी के हिसाब से देना है। अब आप कह दो कि भैया हमारे हिसाब से तो लोन नहीं मिलता, यही सही आंसर है, तो भैया आप ठीक हो सकते हो, लेकिन केस स्टडी सॉल्व करते टाइम ठीक
नहीं माने जाओगे, क्योंकि केस स्टडी में जो उन पैराग्राफ में 10 लाइनों में जो लिखा हुआ है उसी में से आपको आंसर सर्च करके डालना है, उसी के अकॉर्डिंग डालना है दोस्तों। अच्छा जी, दूसरा, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट वेवर स्कीम्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर एज दिस स्कीम रिड्यूस द बर्डन ऑफ, क्या करता है भाई, अगर किसानों का लोन माफ कर दिया जाए तो उनका बर्डन कम होता है, किस चीज का, उधार का, हाँ जी होता है उधार का। पर्सनल एक्सपेंडिचर, चलो खर्चा तो बर्डन कम ही हो जाएगा उनका, जब पैसा मिल जाएगा तो बर्डन तो कम होगा ही होगा, तो ये भी सही लग रहा है। डेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तो बात समझ में नहीं आ रही, टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग की डेट से तो मतलब ही नहीं होता, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, तो ऑल ऑफ द होगा ही नहीं। तो भाई पर्सनल एक्सपेंडिचर का उस लोन से कुछ खास लेना देना नहीं है, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो किसान अपने पर्सनल खर्चे की बात कर रहा है, यहां तो वो लोन माफ हो रहा है जो उसने पहले से लिया था और अब उसको वापस नहीं कर पा रहा है, अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर तो वो कर ही रहा होगा, तो ए आंसर सही होना चाहिए दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए आंसर सही हो गया। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर बना सकते हो। अब आ जाओ तीसरे वाले पे, कह रहा है भाई रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारी एजेंसीज रखता है या इंस्टीट्यूशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पेंस क्रेडिट एट अ चीपर रेट फॉर द एग्रीकल्चर, भाई खेती के लिए सबसे सस्ता लोन देने वाली इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो भैया हमेशा याद रखना जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं यही आपका आंसर होगा इसमें, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वही जो है खेती के लिए सबसे सस्ता लोन देते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की तो ट्रेड के बारे में बात करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये भी इसका आंसर नहीं है, ये फाइनेंस है लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, डैश कौन सी चीज है जो इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट। भाई देखो लैंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो स्मॉल एंड सिड भी तो नहीं है इसका, ये फिक्की भी नहीं है, आरआरबी भी नहीं है, ये है भाई देखो जमीन से जुड़ी हुई बात कर रहा है और यहां पर भी लैंड डेवलपमेंट की बात की गई है, तो डी ही इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हो गया भाई। अब आओ जी अगले क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन आ गया। तो असर्शन रीजन में हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो बिना कुछ सोचे आपका डी आंसर आने वाला है, फालतू के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर भाई ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है देन यू विल गो टू द सेकंड स्टेप कि भाई जो असर्शन का रीजन है क्या वो सही है या गलत है, तो इसको भी एक स्टेटमेंट की तरह पढ़ो आप और इसमें भी देखो कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब अगर ये वाला फॉल्स हो गया तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सी आंसर लगा दो क्योंकि इसमें एक सही और दूसरा गलत आ रहा है। तो ये कितनी जल्दी आपका टाइम बचने वाला है, आप सेकंडों में काम कर जाओगे। अगर पहला फॉल्स आ गया तो क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लगा दो। लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे पूरा का पूरा। अब अगर ये दोनों ट्रू आ जाते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, अगर दोनों ट्रू आ जाते हैं तो आपकी समस्या बढ़ती है। अब इनके बीच में आपको एक बिकॉज लगा देना है और देखना है कि क्या इन दोनों का रीजन सही बैठ रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है उसके लिए क्या ये एक रीजन है। अगर नहीं है तो भैया ए नहीं हो सकता, फिर बी आंसर होगा। इतना सा काम करना है। देखो जी पहली बात, इट इज imperative for Indian economy to undertake measure which help promote the rural development। क्या कह रहा है भाई? It is imperative for Indian economy to undertake measures। अगर हमें रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो इंडिया की इकोनॉमी को ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे ये दूर हो। तो भाई बिल्कुल सच्ची बात कह रहा है, 16 आने सच, हम इस बात से सहमत है, ट्रू कह रहा है। जब तक इकोनॉमी ऐसे चेंजेस नहीं लाएगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब आ गए हम रीजन पे। ये कह रहा है कि जो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है वो तो खेती पर डिपेंड करती है, लगभग 60% की बात कर रहा है, 60 से 70 के बीच में 66 के अराउंड हुआ, तो बिल्कुल सही कह रहा है जी।
और 1/3 जो है वो गांव में रहती है और गरीब है। मतलब लगभग 30 से 35% की जनसंख्या अभी भी हमारी पॉवर्टी लाइन के आसपास है या उससे नीचे है। तो भाई ये भी बात भी एकदम सही कह रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अब जरा इसके बीच में रीजन लगा के देखें क्या ये स्टेटमेंट सही बैठ रही है। भाई ये वाली बात भी इन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में कही है, ये वाली बात भी स्टेटमेंट की फॉर्म में कही है, तो इस स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं है। यहां पर भी जरूरत की बात कर रहा है, यहां पर भी जरूरत की बात कर रहा है, किसी का भी रीजन तो दिया नहीं है यहां पर। तो भाई इनके बीच में रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो भाई ए आंसर नहीं हो सकता बच्चों। अगर ए आंसर नहीं होगा तो क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बॉस, ट्रू है। बट जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो भाई बी आंसर हो गया बच्चों हमारा। देखो जी हमने कितनी आसानी से दो दो केस स्टडीज को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाना है बच्चों। तो भाई ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को कैल्विन कॉमर्स। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो ये नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आप हमारी टीम को कॉल करिएगा, मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। थैंक यू।